जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट में जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 125 प्रश्नों का संग्रह है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में यड़ संधि है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में भाववाचक वाच्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरछी ने है खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बरछी ने है खलन के पंक्ति में यमक अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो रमणीय में अनीय प्रत्यय लगा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का सही विलोम शब्द कृतघ्न है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो दही शब्द व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो मृत्युंजय पद में बहुब्रीहि समास इस्तेमाल हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 भेद माने जाते हैं, जैसे रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला पत्र उदंड मार्तंड है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रज को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में द्विगु समास है। जिसमें संख्या प्रदर्शित होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम शब्द रोपड़ होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो आचरण की सभ्यता डॉक्टर पूर्ण सिंह का प्रसिद्ध निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो अष्टछाप की कवियों में नाभादास शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है? तो अत्यधिक का विलोम शब्द अत्यल्प है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा होता है? तो भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो 100 वर्ड का उच्चारण स्थान तालु है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों का सही पहचान करना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से जैसे KTM-DU में यम किस स्थान को दर्शाता है? तो यम मूर्धन्य को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? तो रेलगाड़ी शब्द व्याकरण की दृष्टि से संकर शब्द में आता है। जैसे अंग्रेजी में रेल प्लस हिंदी में गाड़ी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सचिन अपना नाम लिखता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? सचिन अपना नाम लिखता है, इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शब्द में या व र से पहले आधा शब्द आने पर कौन सी संधि होती है? तो आधा शब्द आने पर यण संधि होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद करने पर कौन सी संधि प्राप्त होती है? तो जगन्नाथ तो व्यंजन संधि प्राप्त होती है, जगत गन्नाथ जगन्नाथ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन शब्द पो धन अन में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसमें अयादि संधि प्रयुक्त हुई है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए दोहे में पानी शब्द के कई अर्थ होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि का है? तो ये संत रैदास जी का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋजु शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो ऋजु शब्द का सही विलोम शब्द वक्र होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप बीती शब्द का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आने से इनमें से कौन सा समास होगा? तो आप बीती शब्द का विग्रह करने पर कारक जब चिन्ह आता है तो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नयन शब्द में कौन सी संधि है? तो नयन शब्द में अयादि संधि है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक
कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यल्प का विलोम शब्द क्या होगा? तो अत्यल्प का विलोम शब्द अत्यधिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवियों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास का नाम सबसे पहले आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? तो बीजक कबीरदास की रचनाओं का संकलन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बीजक में 3 संकलन है, 3 रचनाओं का संकलन है, साखी, सबद और रामायणी। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी जो महाकाव्य है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंसू, लहर, झरना, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उदयन मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, इसकी आवृत्ति क्या थी? तो उदयन मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, तो इसकी आवृत्ति साप्ताहिक थी। ये हफ्ते में एक बार आता था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा माना जाता है? तो भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक माना जाता है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्षण होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुस्वार और विसर्ग को व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें अनुनासिक भी होगा। ये 3 अयोगवाह होते हैं। अगला प्रश्न है, नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का सही संधि विच्छेद ने धन अन होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अयादि संधि है। ये अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना की शुरुआत किसने की थी? तो वर्धा शिक्षा योजना की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुकुंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो मुकुंद शब्द विष्णु का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्रिलोचन शिव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका सही अर्थ हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समष्टि का सही विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि का सही विलोम शब्द व्यष्टि होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि होता है। अगला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? इसे यायावर कहते हैं, यानी कि घुमक्कड़ कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभत्स रस किसका स्थायी भाव है? तो विभत्स रस जुगुप्सा का स्थायी भाव है। जिगिस्सा मतलब घृणा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द कुलीन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया का सही क्रम, पहले वर्ण आता है, उसके बाद से शब्द आता है, फिर उसके बाद से वाक्य आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है पंक्ति किसकी है? तो यह रविदास की है, संत रविदास की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रागैतिहासिक में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये प्राग का इस्तेमाल हुआ है और इसमें उपसर्ग प्राग का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, दानव से दानवता बनाना संज्ञा के किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो दानव से दानवता बनाना संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ अप्रिय लगना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 बरस लोग कुकुर जीवे अरु 13 जिए सिया, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जगनिक की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलाखंड के नाम से कौन सा रासो काव्य प्रसिद्ध है? तो आलाखंड के नाम से परमाल रासो खंड काव्य प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो विखंडित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसमें वी उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। इसमें दो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरहणी शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो विरहणी शब्द का शुद्ध अर्थ ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण रूप आशुभाषण है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात दिन में योजक चिन्ह होने के कारण कौन सा समास है? तो रात दिन में योजक चिन्ह होने का समास द्वंद्व है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसकी पहचान बीच में ये हाइफन होता है। अगला प्रश्न, नाक का बाल होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होने का मुहावरे का सही अर्थ है अधिक प्रिय होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार का मुख्य आधार क्या है? तो उपमा अलंकार का मुख्य आधार तुलना या समानता करना है। इसका ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुकरण विधि शिक्षण के किस स्तर पर सर्वाधिक उपयोगी है? तो अनुकरण विधि प्रारंभिक स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति और आनंदानुभूति कराना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निरामिष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो निरामिष शब्द का प्रयोग मांस रहित भोजन के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक किसने किया था? तो कबीरदास की रचनाओं का जो संकलन है बीजक उसे धर्मदास ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां मानी गई हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां मानी गई हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाश्वत शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो शाश्वत का होगा नश्वर। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में य और व को क्या कहते हैं? हिंदी और वर्णमाला में य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
और अंतस्थ व्यंजन या र, ल और व को कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंदु निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? तो 6 वर्ण क प्लस स वर्णों के मेल से बना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह ध्वनि जो मुख और नासिक दोनों से बाहर आती है क्या कहलाती है? वह ध्वनि जो मुख और नासिका दोनों से बाहर आती है वह अनुनासिक कहलाती है, और जो केवल नाक से आती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्भीक शब्द का विलोम क्या होगा? तो निर्भीक का विलोम शब्द कायर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को यह नाम किसने दिया था? हिंदी साहित्य के आदिकाल को यह नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुमाण रासों के रचयिता कौन है? तो खुमाण रासों के रचयिता दलपति विजय है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के आदि कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य को भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस मुख्य भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संकलन उनके किस शिष्य ने किया था? तो कबीरदास की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। जो बीजक है उसका संकलन धर्मदास ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का पहला कवि किसे माना जाता है? तो रीतिकाल का पहला कवि केशवदास को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में मुख्य रूप से कितने दोहे संकलित हैं? तो बिहारी सतसई में मुख्य रूप से लगभग 700 दोहे संकलित हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 700 दोहे संकलित हैं। अगला प्रश्न है, साकेत और यशोधरा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो साकेत और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधा युग और कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो अंधा युग और कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुशाला और क्या बोलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो यह हरिवंश राय बच्चन का है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये इनकी आत्मकथा है। क्या बोलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा यह किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, प्रसिद्ध कृति है। इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक मोहन राकेश है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला था? तो सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में संभाला था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कादम्बनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्मयुग पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो धर्मयुग पत्रिका का संपादक धर्मवीर भारती ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम? तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम दिए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और निगमन में पहले नियम दिया जाता है उसके बाद से उदाहरण दिया जाता है। अगला प्रश्न है सब्ज बाग दिखाना। तो सब्ज बाग दिखाना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झूठी आशा देना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लुटिया डुबाने का सही अर्थ क्या होगा? तो लुटिया डुबाने का अर्थ होगा सारा काम चौपट होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 जिये सियार। यह पंक्ति किस काव्य की है? तो यह परमाल रासो का है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अप्रत्याशित शब्द का क्या अर्थ है? तो अप्रत्याशित शब्द का अर्थ जिसकी पहले से कोई आशा न किया गया हो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष मांस रहित भोजन को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मुमुक्षु शब्द मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ने का क्या अर्थ है? तो सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हनुमान चालीसा। अगला प्रश्न है हनुमान चालीसा की शुरुआत किस छंद से होती है? तो हनुमान चालीसा की शुरुआत दोहा से होती है और चौपाई पे ख़त्म होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनाहुत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अनाहुत शब्द का सही अर्थ जिसे बुलाया न गया हो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। अगला प्रश्न है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूपीटेट की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको यूपीटेट में सीधे देखने को मिलेंगे।